नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आप लगातार हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं, तो अगर लगातार हमारी क्लास देखते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अब यहाँ पे उद्यानों के बारे में हम लोग देखेंगे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, अगर आपसे पूछ ले कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो वहां पे हो गया मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है या फिर नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि कूनू नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में, कूनू नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे नेशनल पार्क, कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कि पेंच नेशनल पार्क एक महाराष्ट्र में भी है और एक पेंच नेशनल पार्क जो है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में भी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में और चीजें भी विख्यात हैं। मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश से, तो इसे क्या कहते हैं, इसे टाइगर स्टेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, इसे टाइगर स्टेट भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक, उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन वाला राज्य भारत का मध्य प्रदेश है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कुछ नेशनल पार्क के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ का स्थित है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है आपका, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में, यहाँ पे टाइगर की बात हुई है, टाइगर स्टेट, तो अगर आपसे पूछे कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, अगर आपसे पूछे कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे कि ये 1973 में आया था। कब आया था टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में। तो हम लोग सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग साथ में रिवीजन भी करते चलते हैं। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राज्य का नाम पूछ रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, पेन चेंज कर ले पहले। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद कूनू नेशनल पार्क पूछ ले तो भी आपके मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क, कूनू नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क पूछे तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश को टाइगर, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो सर्वाधिक नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था भारत में, तो 1973 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, और ये वाला प्रश्न भी आपके ये जियोग्राफी से संबंधित कह सकते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क वगैरह वहां से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि शून्य की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए। अगर आपसे पूछे कि शून्य की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था शून्य की खोज। किसने, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट कौन थे, तो ये खगोल वैज्ञानिक थे। क्या थे, खगोल, आर्यभट्ट कौन थे, एक खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक, वैज्ञानिक, एक खगोल वैज्ञानिक थे। और इसके साथ भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये एक गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट कौन थे, एक गणितज्ञ भी थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट की कुछ रचनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी रचनाएं आर्यभट्ट की हैं। तो देखिए, आर्यभट्टियम अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्टियम जो है
वो आर्यभट्ट की रचना है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि सूर्य सिद्धांत अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, सूर्य सिद्धांत आपसे पूछे कि किसकी रचना है, तो ये भी आपके आर्यभट्ट की रचना है। एक और महानुभाव का नाम रखिए, याद रखेंगे आप लोग, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में, वराहमिहिर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वराहमिहिर भी कौन थे, एक खगोल वैज्ञानिक थे। ये भी कौन थे, एक खगोल वैज्ञानिक थे। वराहमिहिर भी क्या थे, एक खगोल वैज्ञानिक थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इनकी भी एक पुस्तक है जिनके बारे में पूछा जाता है। तो वराहमिहिर की एक पुस्तक है जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका अगर आपसे पूछे कि किसकी पुस्तक है, तो पंच सिद्धांतिका नामक जो पुस्तक है वो वराहमिहिर की है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न से आप लोग इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि देखिए शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज करने वाले कौन है, आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। ठीक, अगर अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट कौन थे, एक खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे, आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ भी थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इनकी रचना कौन कौन सी है आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है, आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, तो ये भी आर्यभट्ट की रचना है। वराहमिहिर के बारे में बात करें तो इनकी जो रचना है वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका है। वराहमिहिर की रचना क्या है, पंच सिद्धांतिका। और ये वराहमिहिर कौन थे, एक खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे, वराहमिहिर एक खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट से लिया गया प्रश्न है। तो इस तरह से ये ऑप्शन डिपेंडेबल वैसे तो प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पे लिया गया है ताकि इसे संबंधित आपको कई प्रश्न बताया जा सके। देखिए कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो उसमें दिया था एड्स। एड्स कंप्यूटर का वायरस नहीं है, एड्स एक बीमारी का नाम है। ठीक ना, एड्स एक बीमारी का नाम है जिसके बारे में हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर आपसे पूछे कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, भारत में एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि एड्स किस वायरस की वजह से होता है, एड्स के वायरस का नाम क्या है, तो देखिए ये विषाणु जनित रोग है। कैसा, विषाणुओं से होने वाला रोग है। और एड्स के वायरस का नाम क्या है, HIV एड्स के वायरस का नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि एड्स से संबंधित कौन सा जांच है, तो देखिए एड्स के लिए आप लोग को कौन सा जांच, मतलब आप लोग को नहीं, जिनको एड्स हुआ रहेगा वो लोग कौन सा जांच कराते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा जांच, जो कि एग्जाम में ये पूछा जाता है, जिनको एड्स हुआ रहेगा वो कौन सा जांच, तो एलिसा जांच का संबंध किससे है, एलिसा जांच का संबंध किससे है, तो एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। किससे, एड्स से है। अगर आपसे पूछे कि रेड रिबन का संबंध किससे है, रेड रिबन का संबंध किससे है, तो रेड रिबन का भी संबंध किससे है, एड्स से है। किससे, एड्स से। रेड रिबन ऐसे होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, रेड रिबन ऐसे होता है, ये एड्स का संकेत होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो ये तो खैर बात हो गई, ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न था, लेकिन उसमें ऑप्शन सही क्या किया था, एड्स सही किया था। अब एड्स के बारे में हम लोग कुछ बातें ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर के दिन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे एड्स में वायरस कौन सा होता है, जो कि ये विषाणु जनित रोग होता है, तो एड्स में HIV वायरस होता है। ठीक, HIV वायरस होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एलिसा जांच का संबंध किससे है, तो ये एड्स से संबंधित है। उसके बाद रेड रिबन किससे संबंधित है, तो ये भी एड्स से ही संबंधित है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती के साथ एकदम आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको PDF इसका चाहिए तो PDF चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर के PDF इसका पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
ठीक, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। तो स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके लेखक कौन है, जहाँ पे आप लोग लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आप लोग क्लास करिए और इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा हो वो कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। अगर जो प्रश्न आपको आ रहा है उसके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें छाप करके बता सकते हैं। ठीक, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगर आपसे पूछे और पुस्तकों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो दी मैन हु डिवाइडेड, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। कौन है? रफीक जकारिया हैं। ठीक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। और बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे ये? यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए, संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये तो बच्चों का सवाल है, ये आप लोग को आता ही होगा, लेकिन बताना हमारा फर्ज है। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अब बताइए कि भारत रत्न कब दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो इन्हें 1962 में भारत रत्न दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि कौन सी थी, अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि कौन सी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि कौन सी थी, तो इनकी उपाधि देश रत्न की थी। कैसी उपाधि थी? देश रत्न की उपाधि किनकी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसने कहा था? ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक पूछे तो इसके लेखक कौन है? रफीक जकारिया साहब हैं। कौन है? रफीक जकारिया साहब। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये भारत संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाते थे, कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 में दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि देश रत्न किसकी उपाधि थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि देश रत्न थी। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपसे पूछे कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। एशियाटिक सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटी हैं और उनके बारे में पूछा जाता है, संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर ये किस चीज से संबंधित है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक विलियम जोन्स हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना कब की, तो 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। और अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो कोलकाता में इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब विलियम जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने एक अनुवाद किया था जो कि पूछा जाता है, इन्होंने किस चीज का अनुवाद किया था अंग्रेजी में, तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब आप लोग के लिए एक प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का ये किस में अनुवाद किए थे विलियम जोन्स, तो ये अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। इनके बारे में हम पहले आप लोग को पहले भी बता चुके थे। ठीक, अंग्रेजी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किए थे। अगर आपसे पूछ ले कि ये किसकी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कई बार एग्जाम में कई बार हम ही बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि ये किसकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा रची गई है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ सभाओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ध्यान रखेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था इसकी स्थापना?
द्वारका नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब द्वारका नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1838 में किए थे। अगर वहीं आपसे पूछ ले इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह देते होंगे तो वो भी आपको मिलता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक पूछे तो विलियम जोन्स हैं एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। कब किए? 1784 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहां पे हुई? तो कोलकाता में हुई। ठीक, अब विलियम जोन्स ने एक अनुवाद किया था जो कि इंग्लिश भाषा में था। अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया था। तो विलियम जोन्स के बारे में एक प्रश्न ये पूछा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। किसने? द्वारिका नाथ टैगोर ने 1838 में। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किसके शासन में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आधुनिक इतिहास से प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई? तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। अब विलियम बेंटिंग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और अंग्रेजी भाषा से। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजी भाषा का भारत में जनक किसे कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा का, यहां पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजी का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि किसके समय में सबसे पहले शुरू हुई थी तो विलियम बेंटिंग के समय में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई, अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखें किसके समय में? विलियम बेंटिंग के समय में हुई थी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी अनिवार्य किसने किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य किसने किया? सरकारी नौकरी में अंग्रेजी अनिवार्य किसने किया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड ऑकलैंड ने सरकारी नौकरी में अंग्रेजी को अनिवार्य किया था कि आप अगर अंग्रेजी जानते हैं तभी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विलियम बेंटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत में सर्वाधिक प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय, लेकिन किसने किया था? तो 1829 में विलियम बेंटिंग ने किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? ठगी प्रथा का अंत किसने किया था भारत में? तो ठगी प्रथा के अंत करने वाले 1830 में विलियम बेंटिंग ही है ठगी प्रथा के अंत करने वाले। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई? तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजी का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी का जनक। किसे? लॉर्ड मैकाले को। अगर आपसे पूछे कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी अनिवार्य किसने किया तो सरकारी नौकरी में अंग्रेजी अनिवार्य लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। ये तीन बातें हैं। अगर आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शुरू हुई तो आप लोग बताएंगे क्या? विलियम बेंटिंग। अगर आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजी का जनक किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे? लॉर्ड मैकाले। अगर आपसे पूछे कि सरकारी नौकरी में अनिवार्य किसने किया अंग्रेजी को तो उसका नाम क्या है? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने सर्वाधिक प्रयास किया था, लेकिन अंत किए थे विलियम बेंटिंग ने। ठीक, अगर आपसे पूछे ठगी प्रथा का अंत किसने किया था तो 1830 में विलियम बेंटिंग के द्वारा ही ठगी प्रथा का अंत भी किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से छूट के नहीं जाता। ये सभी प्रश्न एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न होते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? बहुत बढ़िया। तो 11वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। कितने?
29 विषय दिए गए। अभी 12वीं अनुसूची के बारे में भी हम लोग बताते हैं, हम आपको बताते हैं। अब 11वीं अनुसूची के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची में आखिर है क्या, ऐसा क्या है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज दिया गया है। क्या है 11वीं अनुसूची में? क्या है? पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? तो 11वीं अनुसूची में। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9 में है। किस भाग में? तो भाग 9 में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पंचायतों का गठन भारत में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो पंचायतों का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। किसके तहत? 40 के। और यूपी पेट में ये पूछा गया प्रश्न कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया जाता है, ठीक, अनुच्छेद 40 के तहत। अगर आपसे पूछे कि अब यहाँ पे 12वीं अनुसूची देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची में अगर आपसे पूछ ले कि 12वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए हैं, 12वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए हैं, तो इसमें कार्य करने के लिए मात्र 18 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची संबंधित किससे? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 12वीं अनुसूची ये किस भाग में है? अगर आपसे पूछे नगर पालिका किस भाग में है, तो नगर पालिका का जो भाग है वो 9 का बी है। कौन सा? 9 का बी। किस भाग में है? 9 का बी। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कौन सी समिति होती है, एक आपकी, अगर आपसे पूछे कि सहकारी समिति किस भाग में है, सहकारी समिति, तो सहकारी समितियों को रखा गया है, सहकारी समिति को किस भाग में रखा गया है, तो ये भाग 9 के बी में रखा गया है। सहकारी समितियां भाग 9 के बी में। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो भारत के संविधान में जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज किस अनुच्छेद में, किस पंचायती 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। किसका? पंचायती राज का। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9 में। अगर आपसे पूछे कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत राज्य करता है, तो ये अनुच्छेद 40 के तहत। अगर आपसे पूछे कि अनुसूची 12 में कौन सी चीज दी गई है, तो अनुसूची 12 में नगर पालिका। और नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो 18 विषय नगर पालिका को कार्य करने के लिए दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे कि भाग नगर पालिका को किस भाग में रखा गया है, तो इसे भाग 9 के बी में रखा गया है। सहकारी समितियों के बारे में आप नहीं भूलेंगे, 9 के बी, सॉरी ये 9 के ए में है, सॉरी यार, ये 9 के ए में है। नगर पालिका जो है वो 9 के ए में है। सहकारी समितियां जो है 9 के बी में है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, और यहाँ से जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो भी यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए, सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। कहाँ का? उत्तरी अटलांटिक का समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक। और उत्तरी अटलांटिक क्यों व्यस्त होता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है जहाजों के द्वारा। यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा व्यस्त होती है। अगर उत्तरी अटलांटिक ना मिले, केवल अटलांटिक महासागर मिले, तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे व्यस्त नहर है उसका नाम है कील नहर। कील नहर में सबसे ज्यादा व्यस्त नहर है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि कुछ चीजों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि राइन नदी कहाँ पे है, तो राइन नदी जो है वो यूरोप में है, यूरोप की नदी है राइन नदी। और ये भी फेमस है, क्यों? ये भी व्यापार के लिए, यूरोप में व्यापार के लिए सहायक है, ठीक, व्यापार में सहायक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी व्यापार में सहायक है, तो राइन नदी यूरोप में व्यापार के लिए सहायक है, ठीक। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पनामा नहर के बारे में, पनामा नहर के बारे में, तो पनामा नहर के बारे में सबसे अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1914 में बनाया गया था पनामा नहर। अगर आपसे पूछे कि किसको जोड़ता है या किस भाग को अलग करता है, तो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर के बारे में बताइए, तो स्वेज नहर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये भूमध्य सागर को जोड़ता है। किससे? भूमध्य सागर को जोड़ता है। किससे? लाल सागर से। किससे? लाल सागर से जोड़ता है भूमध्य सागर को। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्न में एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक, सारे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो देखिए, कौन सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है
वो सबसे व्यस्ततम है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो एरिया है वो सबसे व्यस्ततम है। अगर आपसे पूछे कि सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो कील नहर है सबसे व्यस्त नहर, ठीक। अगर आपसे पूछे कि राइन नदी कहाँ पे है, तो यूरोप की नदी है राइन नदी, और ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भी व्यापार में, यहाँ पे भी नदियों में आपके यातायात का साधन उपलब्ध कराता है व्यापार के लिए, ठीक। अगर आपसे पूछे कि पनामा नहर की स्थापना 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीचों बीच ये बनाया गया, 1914 में बनाया गया है, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग रखने का काम करती है, और फिर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक। स्वेज नहर की बात कर लेते हैं, तो स्वेज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि राइबोसोम की संरचना में होता है, तो राइबोसोम जो है, ये सारे प्रश्न बायो का प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो राइबोसोम की जो संरचना होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है राइबोसोम में? आरएनए और प्रोटीन होता है, ठीक। यहाँ पे साइड हो जाते हैं हम। क्या होता है इसमें? जो राइबोसोम की संरचना होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन होता है, ठीक। अब कुछ बातें कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं आपके राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, जो कि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का संश्लेषण किस जगह पे होता है, अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण है, संश्लेषण यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ये कहाँ पे होता है, तो वो भी राइबोसोम के द्वारा होता है। कहाँ पे? राइबोसोम के द्वारा इसका संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है, ठीक। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर कुछ बातें कर लेते हैं कि कोशिका का सबसे छोटा अंग किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कोशिका का सबसे छोटा अंगक क्या होता है? तो कोशिका का जो सबसे छोटा अंगक है, अंगक मतलब पार्ट, कोशिका का जो सबसे छोटा अंगक है वो क्या है? तो वो भी आपके राइबोसोम है। कौन सा है? राइबोसोम है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पैलेड ने किया था राइबोसोम की खोज। किसने? पैलेड ने किया था राइबोसोम की खोज। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत है आपके बायो की दृष्टि से। राइबोसोम की खोज संरचना में क्या होता है? तो राइबोसोम की संरचना में आरएनए और प्रोटीन होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम के द्वारा होता है, ठीक। राइबोसोम के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का सबसे छोटा अंगक क्या होता है, तो कोशिका का जो सबसे छोटा अंगक है वो राइबोसोम होता है। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलेड ने किया था राइबोसोम की खोज। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि समुद्री घास किन तत्वों की मुख्य भूमि, तो समुद्री घास किन तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो समुद्री घास होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग होता है, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? ग्वाइटर रोग बोलते हैं। क्या? घेंघा को ही ग्वाइटर रोग बोलते हैं, या फिर इसे एक गलसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसुआ नामक रोग भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं गलसुआ, फिर से लिख लीजिए, गलसुआ यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। गलसुआ नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि ये घेंघा रोग जो है, घेंघा रोग में अगर आपसे पूछे कि शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है घेंघा रोग में, तो शरीर की एक ग्रंथि होती है जिसे क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। घेंघा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। और थायराइड ग्रंथि को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे अवटु ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि बोलते हैं थायराइड ग्रंथि को हिंदी में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आप लोग सेब खाते होंगे, सेब खाते हैं तो सेब जैसे ही काट के छिलके रखते हैं, थोड़ा देर के बाद अगर आप सोचते हैं कि अभी थोड़ा देर के बाद खाएंगे
और कुछ काम करने लग जाते हैं, तो सेब क्या हो जाता है, सेब जो है आपका वो भूरा होने लगता है। सेब क्या हो जाता है, वो भूरा होने लगता है। और सेब क्यों भूरा होने लगता है, सेब क्यों भूरा होने लगता है ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि उसमें सेब में जो है वो आयोडीन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आयोडीन उपस्थित होता है। इस वजह से सेब काट के रखने पे थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है, भूरा होने लगता है। आयोडीन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, समुद्री घास किन तत्वों की मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास जो है उसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इसे ही ग्वाइटर रोग बोलते हैं, इसे ही गलगंट रोग भी बोलते हैं। घेंघा, गलगंट, गलसुआ, ये सभी इसको बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मतलब आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है उसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो उसमें थायराइड ग्रंथि होती है शरीर में, यहाँ पे गले के पास, वो फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाता है। ठीक, वो प्रभावित हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो इसे अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सेब भूरा थोड़ी देर काट के रखने के बाद सेब भूरा होने क्यों लगता है, तो उसमें आयोडीन की उपस्थिति के कारण सेब भूरा होने लगता है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अगला प्रश्न है, ये भी बायो से ही प्रश्न है, ये भी बायोलॉजी से ही प्रश्न है। कह रहा है कि बायोचिप में क्या होता है, और बायोचिप के बारे में अभी शोध चल रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि बायोचिप में प्रश्न बन चुका है, अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, तो इसमें आरएनए भी होता है, बायोचिप में डीएनए भी होता है, आरएनए, डीएनए, और फिर प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, अभी आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि आरएनए के बारे में, अगर आपसे पूछे कि आरएनए के बारे में, तो आरएनए द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखने में गलती हो जाता है, हिंदी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखना होता है और लिखते समय बोलना भी होता है, सोचना भी होता है, तो थोड़ी सी गलती हो जाती है लिखने में। तो आप लोग ये मत कहेंगे कि ये गलत हो गया, क्योंकि हम आप लोग को जीएस पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए डीएनए के बारे में बताएंगे कि डीएनए के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि डीएनए के बारे में क्या पूछा जाता है, खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ये आप लोग को हम बता चुके हैं, कल के प्रश्न में ही बताए हैं। अगर डीएनए के बारे में यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, डीएनए के बारे में अगर आपसे पूछे कि डीएनए किसका बहुलक होता है, डीएनए किसके बहुलक होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रोटीन के बारे में क्या थी महत्वपूर्ण, प्रोटीन का पाचन में एंजाइम कौन से सहायक होते हैं, तो इसके पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होते हैं। कौन से, ट्रिप्सिन सहायक होते हैं। उसके बाद रेनिन भी प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो रेनिन सहायक होता है, रेनिन। और जो हार्ड प्रोटीन होते हैं उनके पाचन के लिए पेप्सिन होता है। क्या होता है, हार्ड प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन होता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान कीजिए। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम है और ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि बायोचिप में क्या होता है, तो इसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। बायोचिप में क्या होता है, इसमें आरएनए, डीएनए वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए में, उसके बाद डीएनए के बारे में ध्यान रखेंगे कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। अगर आपसे पूछे कि डीएनए बहुलक किसका होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा प्रोटीन का पाचन में सहायक क्या होता है, तो इसमें पाचन में सहायक रेनिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, यूपी स्पेशल से प्रश्न है और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या होता है। तो आइए हम लोग प्रश्न को इस पढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला
जिला पूछ ले कौन सा, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। कहाँ पे? गोरखपुर में। अब गोरखपुर में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, 120 से 150 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के मथुरा में होती है। कहाँ पे? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत बताइए क्या है, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप है। कौन सा? नलकूप के द्वारा यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, यहाँ पे नोट करेंगे, यूपी में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो यूपी में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहाँ पे होता है, किस जिले में, तो वो ललितपुर जिले में होता है। कहाँ पे? ललितपुर जिले में। ठीक, ललितपुर जिले में होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्रों में होती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से? गोरखपुर जिले में 120 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो मथुरा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत उत्तर प्रदेश में क्या है, तो नलकूप है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। अगर आपसे पूछे कि यूपी में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन ललितपुर जिले में होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि बाल्को की स्थापना किस देश की सहायता से की गई, तो बाल्को जो है ये एल्यूमिनियम की कंपनी है। किस चीज की कंपनी है? एल्यूमिनियम की कंपनी है। क्या? बाल्को एल्यूमिनियम की कंपनी है। यहाँ पे एल शॉर्ट में लिख लीजिए क्योंकि ये मिल गया इसी में। तो बाल्को जो है ये एल्यूमिनियम की कंपनी है। अब बाल्को के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये किसकी सहायता से स्थापना किया गया था, तो ये रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछे कि बाल्को कंपनी स्थित कहाँ पे है, बाल्को कंपनी स्थित कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुआ था ये भी लिखेंगे, रहने दीजिए। तो देखिए स्थित कहाँ पे है, तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाल्को कंपनी जो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है, और किसकी सहायता से इसे बनाया गया था, तो रूस की सहायता से बनाया गया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी कुछ कंपनियों के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए, हिंडाल्को कंपनी की स्थापना, हिंडाल्को कंपनी, और हिंडाल्को किस चीज की कंपनी, ये भी एल्युमिनियम की कंपनी है। इसकी जो स्थापना है वो किस देश की सहायता से की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो अमेरिका की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। अगर आपसे पूछे कि हिंडाल्को स्थित कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। कहाँ पे? रेणुकूट में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि माल्को कंपनी कहाँ किसकी सहायता से बनाई गई थी, माल्को कंपनी किसकी सहायता से बनाई गई थी, तो माल्को कंपनी ये जो है आपके इटली की सहायता से बनाई गई थी। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे एक कंपनी के बारे में, एक आखिरी कंपनी, और माल्को, हिंडाल्को और फिर बाल्को, ये सभी किसकी कंपनी है, तो एल्युमिनियम की ये सभी कंपनियां हैं। अगर आपसे पूछे कि वेदांता कंपनी के बारे में पूछा जाता है, वेदांता कंपनी ये किसकी सहायता से बनाया गया था, तो वेदांता कंपनी के बारे में ये जर्मनी की सहायता से बना था। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। और वेदांता कंपनी किस जगह पे स्थित है, तो वेदांता कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। वैसे ये काम कई जगह करता है। ठीक, जो वेदांता कंपनी कई जगह काम करता है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका मेन कहाँ पे है, मुंबई में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बाल्को की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी, तो बाल्को की जो स्थापना है वो रूस की सहायता से हुई थी। किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। अगर आपसे पूछे कि बाल्को कंपनी स्थित कहाँ पे है, तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके अलावा वेदांता कंपनी को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जर्मनी की सहायता से इसे बनाया गया था, और वेदांता कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। उसके अलावा हिंडाल्को कंपनी की स्थापना अमेरिका की सहायता से हुई थी। इसकी सहायता से, अमेरिका देश की सहायता से, और ये स्थित कहाँ पे है, तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। माल्को कंपनी के स्थापना की बात करें, ये इटली की सहायता से बनाई गई थी, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वो आपका बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य में सबसे अधिक जनघनत्व है भारत के बिहार राज्य में। अब सबसे अधिक जनघनत्व वाले राज्यों का क्रम देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो जनघनत्व बिहार में है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन सा जिला मतलब राज्य आता है जनसंख्या के मामले में? वो केरल है। कौन सा? केरल है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ये किस जनगणना के अनुसार है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कि जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जो जनगणना थी हमारी, यहाँ पे नोट करेंगे, 2011 की जो जनगणना थी इसके बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि ये किस नंबर की जनगणना है, तो ये भारत की, अगर आपसे पूछे कि भारत की किस नंबर की जनगणना है, तो ये भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं जनगणना। अगर आपसे पूछे कि ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 7वीं। अगर आपसे पूछे कि जो हमारा जनगणना हुआ था इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर क्या था, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसका शुभंकर जो था प्रगणक शिक्षिका थी। क्या थी? प्रगणक शिक्षिका थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक थैला ली हुई थी, किस चीज का? बैग ली हुई थी, और उसके बाद एक महिला थी, वो थी हमारा शुभंकर 2011 की जनगणना का। ठीक, ये ऐसा माना जाता है कि वो जनगणना करने निकली है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला भारत का राज्य है वो बिहार है। अब बात करते थे, बिहार पहले नंबर पे है जनघनत्व में, फिर दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है, और तीसरे नंबर पे आपका केरल है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल है। और बात कर लेते हैं 2011 की जो जनगणना है, ये भारत की 15वीं जनगणना है। भारत की ओवरऑल भारत की 15वीं जनगणना है। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की एक ऐसी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और शुभंकर कौन सी है? प्रगणक शिक्षिका इसकी शुभंकर है। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, और ये यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चीनी संस्थान के बारे में ही पूछ रहा है, तो आप लोग इसको देख पढ़ के कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये स्थित कहाँ पे है? चीनी टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो जो चीनी टेक्नोलॉजी है, शुगर टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे स्थित है? तो ये कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कानपुर। कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, बखूबी आप लोग जानते हैं। अब कुछ संस्थानों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय सूती वस्त्र संस्थान कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय, जो कि ये एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला है ये सभी संस्थानों के बारे में। तो इस वजह से जो 2-4 संस्थानों के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे, सूती वस्त्र संस्थान, इसके बारे में जो रिवीजन करेंगे वो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय सूती, अगर आपसे पूछे कि जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे स्थित है, जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो जेके कैंसर जो संस्थान है वो भी आपके कहाँ पे स्थित है? वो भी आपके कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय जो औषधि अनुसंधान है वो आपके लखनऊ में स्थित है। कई बार हम ही बता चुके हैं, लखनऊ में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान जो है ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? तो ये आपके कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद औषधि अनुसंधान पूछे तो वो राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है, और विश्व अनुसंधान पूछे तो वो भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय सूती वस्त्र संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो केंद्रीय सूती वस्त्र संस्थान कानपुर में स्थित है, और जेके कैंसर संस्थान पूछे तो वो भी आपके कहाँ पे है? कानपुर में है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या चाहिए इस वीडियो में, हमसे क्या चाहिए
बिल्कुल भी पूरा किया जाएगा। और उसके बाद पीडीएफ का जो लिंक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जा करके इस क्लास का पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घराना वगैरह जरूर आप लोग याद करें, घराना याद कर लें, दिवस याद कर लें, उसके बाद पुस्तक के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा, और फिर जनजाति के बारे में, एक महोत्सव के बारे में पूछा जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को तैयार कर लेना है, अभी 10 दिन बचा है आपके एग्जाम में। तो देखिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है। तो ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी है, ये इनका घराना पूछ रहा है, तो ये बनारस घराने से संबंधित है। किससे? बनारस घराने से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कुछ घरानों के बारे में। यहाँ पे मैं साइड हो जाता हूँ। अगर कुछ घरानों के बारे में आप लोग से बात करूं, तो अगर आपसे पूछे कि लखनऊ घराने को क्या कहा जाता है, लखनऊ घराने को और किस नाम से जाना जाता है, तो लखनऊ घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ घराने को। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि आगरा घराने का संबंध किससे है, आगरा घराने का, अगर आपसे पूछे कि आगरा घराने का संबंध किस चीज से है, तो आगरा जो घराना है वो आपका संबंध जो है वो ध्रुपद परंपरा से, किससे? ध्रुपद परंपरा से संबंधित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आगरा घराने का संबंध किससे? ध्रुपद परंपरा से। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दो लोगों के बारे में, एक तो पंडित भीमसेन जोशी के बारे में प्रश्न पूछा गया था जीडी के एग्जाम में, पंडित भीमसेन जोशी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, और साथ में पंडित भीमसेन जोशी और इनके साथ में गंगूबाई एग्जाम में आया था ना, गंगूबाई जो आपकी मूवी बनी हुई है, इन दोनों का संबंध किस घराने से है, तो ये दोनों किस घराने से? किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? तो गंगूबाई और फिर भीमसेन जोशी, शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, और ये किससे संबंधित है? तो ये दोनों किराना घराने से संबंधित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इन दोनों का संबंध किस घराने से? किराना घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ऊंट का व्यापार किस मेले का हिस्सा है। तो इसका पहले रिवीजन करेंगे, रिवीजन हम बोल जा रहे हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का किस घराने से संबंधित है, तो ये जो है ये बनारस घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। लखनऊ घराने को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगरा घराना, ये सभी देखिए, आगरा घराने की बात करें, इसका संबंध किससे? ध्रुपद परंपरा से इसका संबंध है। किससे? ध्रुपद परंपरा से। बात कर लेते हैं पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, तो ये भीमसेन जोशी और गंगूबाई, ये दोनों किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से? किराना घराने से ही संबंधित है। ऊंट का व्यापार किस मेले का हिस्सा है, तो ऊंट का जो व्यापार है आपका, ये पुष्कर मेले का हिस्सा है। यहाँ पे मैं साइड हो जाता हूँ पहले। तो ये किस मेले का हिस्सा है, तो ये पुष्कर मेले का हिस्सा है। ऊंट का व्यापार जो है वो पुष्कर मेले का हिस्सा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पुष्कर मेला, ये मनाया कहाँ पे जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में मनाया जाता है पुष्कर मेला। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पुष्कर मेला कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे पुष्कर मेला किस माह में मनाया जाता है, तो ये जो आपका नवंबर में मनाया जाता है। ये पूछा गया था जीडी के एग्जाम में, एक बार पूछा गया था और पेपर में मैं बैठा था। ठीक, जीडी के एग्जाम में मेरे इस शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद बात करें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक, महीना पूछा था कि किस महीने में मनाया जाता है, तो वो मैं अपने कुशलता से मैं इसको करंट अफेयर में पढ़ा था, और तब मुझे याद था कि मतलब किस महीने में ये पढ़ाया गया था ये प्रश्न, ऊंट का जो व्यापार मेला है, तो वो उस वजह से मुझे ये याद रह पाया था। तो नवंबर महीने मैंने सही किया था, वो सही हो गया था। तो ये कब मनाया जाता है? पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बार अगर आपसे पूछे कि पुष्कर मेला तो वो हो गया ऊंट व्यापार के लिए मनाया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पुष्कर मंदिर कहाँ पे स्थित है, पुष्कर मंदिर, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, पुष्कर मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है। पुष्कर मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भारत में। ब्रह्मा जी का क्या है? एकमात्र मंदिर है। ठीक, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ठीक, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। ब्रह्मा जी का पूजा नहीं किया जाता,
क्योंकि उनको श्राप मिला था उनकी पत्नी के द्वारा कि इनका पूजा नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता। और इनकी एकमात्र मंदिर जो बनी हुई है वो आपके पुष्कर राजस्थान में बनी हुई है, और इस वजह से यहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत में वो है आपका पुष्कर मंदिर। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वही यहाँ से पूछ ले कि पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, तो पुष्कर झील जो है वो अजमेर जिला राजस्थान में, कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि ऊंट व्यापार का मेले का हिस्सा है, तो ऊंट का व्यापार किस मेले का हिस्सा है, तो ऊंट का व्यापार जो है वो पुष्कर मेले का हिस्सा है। किस मेले का, पुष्कर मेले का। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान में। किस माह में मनाया जाता है, तो नवंबर माह में मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पुष्कर मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी राजस्थान में है, और ब्रह्मा जी का एकमात्र भारत में इकलौता मंदिर है पुष्कर मंदिर। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में पुष्कर झील स्थित है। कहाँ पे, पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक से प्रश्न है, और यहाँ से संबंधित प्रश्न हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके स्टैटिक से वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ जो लिबर्टी है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो ये अमेरिका का शहर है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यूएनओ का, अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में स्थापना हुई थी, ये हमने बताया। अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यूनिसेफ, ठीक, यूनिसेफ का भी तो मुख्यालय पूछ सकता है आपसे, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इसका हेडक्वार्टर पूछे तो ये भी आपके कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। अब बात करते हैं यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था। कब, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। 1946 में हुआ था यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, 1946 में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि याकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, याकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो याकी जो स्टेडियम है आपका ये कहाँ पे स्थित है, याकी स्टेडियम ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। और याकी जो है यहाँ के मूल निवासी को कहा जाता है, न्यूयॉर्क के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, याकी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले रिवीजन करेंगे तब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो देखिए रिवीजन के तौर पे देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपका वो आपके कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके अलावा याकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये भी न्यूयॉर्क में स्थित है, याकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे कि याकी किसे कहते हैं, तो जो न्यूयॉर्क के मूल निवासी होते हैं उन्हें याकी बोला जाता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, तो किनके द्वारा लिखी गई है, तो ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है आपका वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो पुस्तक जो है आपके एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। एन आर नारायण, आप लोग कभी नाम सुने हैं एन आर नारायण का, फेमस व्यक्ति हैं एन आर नारायण, अभी हम बताएंगे तो आप लोग जान जाएंगे। एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा ये लिखी गई है, एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा। अब एन आर नारायण जो मूर्ति है वो एक कंपनी, आईटी कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस, इन्फोसिस के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं, किसके संस्थापक हैं, नारायण के आर एन आर नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है, तो वो हैं आपके एन आर नारायण। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विप्रो कंपनी के संस्थापक कौन है, विप्रो कंपनी, ये भी भारत की आईटी कंपनी है विप्रो कंपनी। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक अजीम प्रेम जी हैं। कौन, अजीम प्रेम जी इसके संस्थापक हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कुछ चीजों के बारे में,
अगर आपसे पूछे कि चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज, चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज, इस पुस्तक के स्ट्रेटजीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजीव सीकरी। कौन है? राजीव सीकरी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि देखिए, भारत प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ये इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक है। किसके? इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं एन.आर. नारायण। उसके अलावा विप्रो कंपनी के संस्थापक कौन है? तो अजीम प्रेम जी हैं। विप्रो कंपनी के संस्थापक अजीम प्रेम जी हैं। उसके अलावा चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज पुस्तक के लेखक, मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजीव सीकरी हैं। कौन? राजीव सीकरी हैं। ठीक, बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि रोवर्स कप किससे संबंधित है? रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि डुरंड कप किससे संबंधित है? एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। डुरंड कप पूछा गया था, पेट में ही पूछा गया था। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। अगर हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि आगा खा कप किससे संबंधित है? आखा। अगर आपसे पूछे कि आगा खा कप किससे संबंधित है? तो आगा खा कप जो है वो भी आपके हॉकी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि बेटन कप किससे संबंधित है? बेटन कप किससे संबंधित है? वो भी हॉकी से। अगर आपसे पूछे कि रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? रंगा स्वामी कप किससे संबंधित? तो ये भी हॉकी से संबंधित कप है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक दो बैडमिंटन से संबंधित कप, बैडमिंटन के कप के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध किससे है? तो वो भी बैडमिंटन से है। अगर आपसे पूछे कि नारंग कप का संबंध किससे है? नारंग कप का संबंध किससे है? तो नारंग कप का भी संबंध किससे? बैडमिंटन से है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कोनिका कप का संबंध किससे है? कोनिका कप का संबंध किससे है? तो वो भी ये सभी कप किस में दिए जाते हैं? बैडमिंटन में दिए जाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। रोवर्स कप, इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी हैं, जैसे रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किससे है? तो वो भी फुटबॉल से है। अगर हॉकी से संबंधित कुछ कप, जैसे आगा खा कप का संबंध हॉकी से, उसके अलावा बेटन कप का संबंध या फिर रंगा स्वामी कप का संबंध, ये सभी का संबंध किससे? हॉकी से। बैडमिंटन से कौन कौन से कप? जैसे थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, और नारंग कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। कोनिका कप किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से। जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का उत्पाद कौन सा है? तो यहाँ पे पहला उत्पाद लिखना चाहिए था। जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा है? तो जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। यहाँ पे मैं साइड हो जाता हूँ पहले। किससे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। किसे? दार्जिलिंग की चाय को। अब कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दार्जिलिंग की चाय को कुछ जीआई टैग के बारे में, कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जीआई टैग अधिनियम कब आया था? जीआई टैग अधिनियम कब आया था? तो जीआई टैग अधिनियम जो है वो आपके 2009 का अधिनियम है। कब का है? सॉरी, 1999 का अधिनियम है यार। जीआई टैग कब का अधिनियम है? वो 1999 का अधिनियम है, 1999 में आया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अल्फांसो आम को जीआई टैग कहाँ का मिला था? अल्फांसो आम को कहाँ का जीआई टैग मिला था? तो अल्फांसो जो आम का जीआई टैग है वो महाराष्ट्र को मिला था। कहाँ? किसे? महाराष्ट्र को मिला था। बहुत फेमस आम है। उसके अलावा सुंदरजा आम को जीआई टैग कहाँ से, किस राज्य का मिला था? किस राज्य में सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला था? ये अगर आपसे पूछे सुंदरजा आम कहाँ पे जीआई टैग मिला था? सुंदरजा आम को जीआई टैग कहाँ का मिला था? तो वो मध्य प्रदेश में मिला था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मिला था। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सुंदरजा आम। उसके अलावा शाही लीची को जीआई टैग कहाँ को मिला था? शाही लीची को कहाँ का जीआई टैग मिला था? या फिर आपसे पूछ ले शाही लीची को जीआई टैग कहाँ का मिला था? या फिर मधुबनी पेंटिंग को कहाँ का जीआई टैग मिला था? मधुबनी पेंटिंग
कहाँ का जीआई टैग मिला था? तो मधुबनी पेंटिंग्स, और फिर आपका शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, या फिर हो गया आपका मगही पान। मगही पान, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मगही पान, ये सभी कहाँ का जीआई टैग है? ये सभी जो है वो बिहार में मिला था। ये सभी जीआई टैग कहाँ का है? बिहार राज्य का। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में इन सभी चीजों को जीआई टैग मिला। एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला सबसे पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। और जीआई टैग अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता है? 1999 के अधिनियम के तहत दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अल्फांसो आम को जीआई टैग महाराष्ट्र राज्य में मिला था। और उसके अलावा सुंदरजा आम अगर पूछे तो मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला था। इसके अलावा सोजित मेहंदी राजस्थान में मिला था। तो शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, मगही पान, ये कहाँ का है? तो वो बिहार में आपके जीआई टैग मिला था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो भी बनेगा हम बताएंगे। तो देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को मिला था मरणोपरांत। इसके अलावा और भी लोगों को मिला था, मतलब मरणोपरांत, लेकिन सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। अगर आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था भारत रत्न, तो इन्हें 1966 में मिला था। कब? 1966 में, मरणोपरांत। अब भारत रत्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत रत्न की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान। अगर आपसे पूछे कि कौन सा है, तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सभी आता है। तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है आपका भारत रत्न। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। अब 1954 में जब दिया गया था तब 3 लोगों को दिया गया था। किन लोगों को? 3 लोगों को दिया गया था। अब किन किन लोगों को? तो देखिए, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। सी राज, तीनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, तो और ऑप्शन में एक ही लोगों का नाम आता है, तो इन तीनों में से एक ही लोगों का नाम आपको मिलेगा, तो वहां पे आप लोग टिक करेंगे। सीवी रमन को दिया गया था और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। किसे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण को जीआई टैग दिया गया था। तो इन तीनों लोगों को सबसे पहले दिया गया था 1954 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया था। 1966 में दिया गया था भारत रत्न। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से हुई थी। तीन लोगों को दिया गया है था 1954 में। एक तो आपके सी राजगोपालाचारी थे, सीवी रमन थे जो कि एक वैज्ञानिक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि एक टीचर है। इन्हें दिया गया था तीनों लोगों को। ठीक, और अगला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था थी जो कि जीवन जीने की कला को सिखाती थी, जो कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे खुशहाल रहें लोग, इन सभी चीजों के बारे में बताती थी, जीवन यापन करने के बारे में। तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है? तो इसके प्रचारक हैं श्री रविशंकर। कौन है? श्री रविशंकर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना इन्होंने कब किया, तो 1982 में किया। कहाँ पे किया? तो अब कुछ चीजों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अगर आपसे पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने? स्वामी सहजानंद ने किया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान जो सभा थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोग कम पढ़ते हैं या फिर कम सुनते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1836 में किए थे स्वामी सहजानंद ने। कब किए थे? 1836 में किए थे स्वामी सहजानंद ने। ठीक, 1836 नहीं, 1936 में हुआ था। 1936 लिख के हम गलत कर दिया। 1836 में इसकी स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद ने। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो तत्वबोधिनी जो आपकी सभा थी इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करने वाले हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन? देवेंद्र
नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने किया था, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने किया, तो हिंदुस्तान जो मजदूर सभा है इसकी स्थापना किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी स्थापना किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे हम लोग। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है, तो श्री रविशंकर जी होते हैं। इनके नाम में 2 बार श्री पता नहीं क्यों लगा था। श्री रविशंकर जो हैं इन्होंने इसकी स्थापना की थी और 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया, तो स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था, स्वामी सहजानंद ने, और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगर आपसे पूछे कि हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 का, यहाँ पे सारे इंडेक्सों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 में जो भारत था आपका 161वें स्थान पे था। ठीक, 161वें स्थान पे। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अब कुछ इंडेक्सों के बारे में देख लेते हैं और उसमें भारत का रैंक देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है इस वक्त, मतलब 2023 में किस स्थान पे था, तो 126वें स्थान पे था हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगर आपसे पूछे कि हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे था, हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे था, तो हंगर इंडेक्स जो था आपका भारत उसमें 111वें स्थान पे 2023 में था और 2000 उसके पहले 107वें स्थान पे था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पे था, तो जेंडर गैप इंडेक्स में ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पे था, उसके पहले 135वें स्थान पे था। अगर 2023 की ये बात है, सारे इंडेक्सों के बारे में ध्यान रखेंगे, 2023 की है और 2023 में भारत जेंडर गैप इंडेक्स में 127वें स्थान पे था। अगर आपसे पूछे कि यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं, आप सभी जानते हैं, और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न किस जगह पे है और सबसे कम यूनिकॉर्न किस जगह पे है, और यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की थी उसमें भारत तीसरे स्थान पे, किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 168वां स्थान। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगर आपसे पूछे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था, तो इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पे था। अगर आपसे पूछे कि हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, तो 111वें स्थान पे हंगर इंडेक्स में। उसके अलावा जेंडर गैप इंडेक्स में 127वें स्थान पे। उसके बाद यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस स्थान पे, तीसरे स्थान में पूरे विश्व में था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता था, तो हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो संजीव ने जीता। किसने, संजीव ने। और किस उपन्यास, इनकी उपन्यास क्या थी जिसने इस पुरस्कार को जीता, तो इनकी उपन्यास मुझे पहचानो। किस उपन्यास में, मुझे पहचानो इनके उपन्यास है और इसके लिए इन्होंने हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक, तो इसकी वजह से जीते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है वो अंग्रेजी भाषा में किसने जीता, अंग्रेजी भाषा में किसने जीता था, जो 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा में किसने जीता था, तो अंग्रेजी भाषा में जीतने वाली थी नीरजा भनोत। कौन थी, अंग्रेजी भाषा में जीतने वाली कौन थी, नीरजा शरण थी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी एक रचना है वो आप लोग पढ़ देते हैं। इनकी रचना है
रेक्यूम इन रागा जानकी, ठीक, रेक्यूम इन रागा जानकी इनकी रचना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई। कब से हुई? 1954 से। अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दी जाती है, तो ये 22+2 आप लोग ध्यान रखेंगे। 22 भाषाएं वो हैं जो हमारे संविधान में है, 22 भाषाएं वो हैं जो हमारे संविधान में है, और 2 भाषाएं और आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको राजस्थानी में भी दिया जाता है। 2 भाषा कौन सी? इसे राजस्थानी में दिया जाता है और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी से 2 और भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 भाषाएं वो हैं जो हमारे संविधान में है, और राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया जाता है। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे हम लोग। कह रहा है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता था? तो संजीव ने जीता हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। और उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो उपन्यास में इन्होंने जीता। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजी भाषा में किसने जीता था, तो निर्जया शरण ने अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता। अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में शुरुआत कब से हुई थी? 1954 में। कितनी भाषाओं में दिया जाता था? पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था, 2 और भाषाएं इसमें जोड़ा गया, वो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे बाद में जोड़ा गया। संविधान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना, तो ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर से भी प्रश्न है और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न सबसे पहले पेश करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट पेश करने वाला सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया था। अब बजट के बारे में ध्यान रखेंगे, और किस वित्त मंत्री ने, उत्तर प्रदेश के किस वित्त मंत्री ने इसे पेश किया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सुरेश खन्ना थे। सुरेश खन्ना, ये भी पूछा सकता है कि किसने पेश किया था? सुरेश खन्ना ने पेश किया। कब पेश किया था? 1921 में। तो ये बजट के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद में है, केंद्रीय बजट के बारे में बात करें, किस अनुच्छेद में? तो जो केंद्रीय बजट है ये अनुच्छेद 112 में। किसमें? अनुच्छेद 112 में। अगर यहाँ पे सही लिखिए पहले, केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। अगर आपसे पूछे कि राज्य बजट किस अनुच्छेद में है, तो राज्य बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट पेश किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी कि जल के लिए भी बजट का व्यवस्था बनाने वाला जल बजट, क्योंकि वहां पे केरल में जल बजट पेश करने वाला केरल पहला राज्य था। पहला राज्य कौन बना था जल बजट पेश करने वाला? तो ये बना था आपका केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य बना था, ठीक। इतनी बातें बजट से आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था, तो उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था। उत्तर प्रदेश के किस मंत्री ने? वित्त मंत्री ने। तो यहाँ के वित्त मंत्री थे खुरेश रैना लिखा गया क्या? तो ये वित्त मंत्री के बारे में ध्यान रखेंगे, सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया था 1921 में। 2021 में इसको पेश किए थे। कब पेश किए थे? 2021 में इस बजट को पेश किया गया था। और केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट। और राज्य का बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में है राज्य का बजट, ठीक। केंद्र का बजट किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 112 और राज्य का बजट अनुच्छेद 202 में। और जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? केरल बना था। बिरजू महाराज का संबंध, ओहो, बिरजू महाराज आ गए। तो देखिए, बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कत्थक से है। बिरजू महाराज का संबंध था। अब दुनिया में बिरजू महाराज हैं नहीं, ठीक, तो इनका संबंध किनसे था? तो वो कत्थक से इनका संबंध था। अब बात कर लेते, अगर आपसे पूछे कि लच्छू महाराज का संबंध किससे था? लच्छू महाराज का संबंध किससे था? तो इनका भी संबंध किससे था? कत्थक से था। किससे इनका संबंध था? लच्छू महाराज का पूछे किससे संबंध था इनका? कत्थक से था। अब बात कर लेते हैं, कत्थक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कत्थक अगर आपसे पूछे कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? उत्तर भारत का। अगर उत्तर भारत की जगह पे आपको उत्तर प्रदेश ही मिलता है ऑप्शन में, तो उत्तर प्रदेश ही लटका देंगे, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का ये कथक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद
अगर आपसे पूछे कि कुछ कलाकारों के बारे में, हेमा मालिनी किसकी कलाकार है? हेमा मालिनी और फिर श्रीदेवी, दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। हेमा मालिनी और श्रीदेवी दोनों किसकी कलाकार है? तो ये मोहिनी अट्टम की कलाकार है। किसकी? मोहिनी अट्टम की कलाकार है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? यामिनी कृष्णमूर्ति, ये एग्जाम में कई बार यामिनी कृष्णमूर्ति जी पूछी गई हैं, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नाट्यम में आप लिखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। सबसे पहले मोहिनी अट्टम पूछेंगे आप, अगर आपसे पूछे कहाँ का है तो ये केरल का है। अगर भरतनाट्यम पूछे तो वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? तमिलनाडु का। इसके अलावा मोहिनी अट्टम के अलावा कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसका रिवीजन करेंगे कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। उत्तर भारत का बात कर लेते हैं। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। अगर आपसे पूछे कि लच्छू महाराज किससे संबंधित हैं, तो लच्छू महाराज का भी संबंध किससे? कथक से। किससे? लच्छू महाराज का भी संबंध कथक से है। अगर यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। अगर आपसे पूछे कि हेमा मालिनी और श्रीदेवी किसकी फेमस कलाकार हैं, तो ये मोहिनी अट्टम की फेमस कलाकार है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के ये बनारस में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में। अब अगर आपसे पूछे कि सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ रचना के बारे में, तो झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और इसके अलावा एक बहुत सारी रचना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वीरों का वसंत कैसा हो? अगर आपसे पूछे कि वीरों का वसंत कैसा हो, तो वो भी रचना अगर आपसे पूछे किसकी है, तो वीरों का वसंत कैसा हो, ये भी रचना आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पे है? महादेवी वर्मा, ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जो कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। इनका जन्म स्थान कहाँ पे? फर्रुखाबाद में है। अगर आपसे पूछे फर्रुखाबाद में इनका जन्म है स्थान है फर्रुखाबाद। अब बात कर लेते हैं कुछ और, जैसे अगर आपसे पूछे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान जो है वो आपके बनारस में। कहाँ पे? बनारस में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे जयशंकर कौन? हरिवंश राय बच्चन। अगर आपसे पूछे कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो इनका जो है वो है आपका कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, तो इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का पूछे कहाँ पे जन्म हुआ था, तो फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कुछ है, तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। वीरों का वसंत कैसा हो, तो वो भी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगर आपसे पूछे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे, तो बनारस में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है वो आपके हिस्ट्री से संबंधित है और प्राचीन इतिहास से संबंधित है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ। किसका? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अब बौद्धों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि त्रिपिटक के अंग कितने, तो त्रिपिटक के 3 अंग है। कौन सा? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सुक्त पिटक, त्रिपिटक के 3 अंग सुक्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये हैं आपके इनकी 3 इसके पार्ट हैं। ठीक, त्रिपिटक के। अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि त्रिरत्न कौन से हैं बौद्ध धर्म में, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया था, बीएड एग्जाम में पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि त्रिरत्न कौन से है, तो बुद्ध,
बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अजंता की गुफा। अजंता की गुफा, तो आप लोग अजंता की गुफा जानते हैं कहाँ पे है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? अजंता की गुफा औरंगाबाद में है। और यहाँ पे इसके दीवारों पे जो है वो जातक कथा का चित्रण है। किसका? जातक कथा का चित्रण है। और जातक कथा किसके हैं? तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताता है। जातक कथा किसके बारे में बताता है? तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताता है। बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में हमें बताता है जातक कथा। ठीक, उसके बाद बात कर लें, अगर आपसे पूछे कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। तो एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का। त्रिपिटक के अंग कौन से हैं? तो सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसके 3 अंग है। बात कर लेते हैं त्रिरत्न कौन से? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अजंता की गुफाओं पे जातक कथा का चित्रण है। और जातक कथा किस चीज के बारे में बताता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताता है। अब बात कर लेते हैं बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? विजय स्तंभ के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अब बात कर लेते हैं कि विजय स्तंभ यहाँ पे है ना, विजय स्तंभ को और क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ को और क्या कहा जाता है? तो इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब कुछ चीजों के बारे में ध्यान रख लेते हैं। और महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि हवा महल कहाँ पे स्थित है? हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि मैं पे चार मीनार कहाँ पे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये सारे प्रश्न। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। कहाँ पे? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे? पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी का रिवीजन करेंगे कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है। अगर पूछे तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ इसे कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा कुंभा ने करवाया था इसका निर्माण। और महाराणा कुंभा कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के राजा थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हवा महल कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में हवा महल स्थित है। अगर आपसे पूछे चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए और अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम की तैयारी को मजबूती से बनाने के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे है, तो आप लोग खुश रहिए। मेरी सलाह तो यही है।